नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं आधी आबादी की आवाज और हमारे साथ मौजूद हैं जया मिश्रा जी और मंजू बिष्ट जी, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शनि बाजार में पिछले 8-10 सालों से एएनएम का काम कर रही हैं। आप दोनों का ही जया जी, मंजू जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय हेल्थ मिशन की जो योजना है पिछले कई सालों से चल रही है और उसके अंतर्गत बहुत सारे अभियान चलते रहते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना भी एक अभियान है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मा दिया जाता है। तो इस वक्त पे कई सारे स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो पीपीपी मोड में चल रहे हैं, कुछ सरकार के अंडर हैं। तो सनी बाजार वाला जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये प्राइवेट मोड में चलता है और 15-20 लोग यहाँ पर है ना, स्टाफ हैं। तो मैं चाहती हूँ आप ही लोग बताइए, जया जी, पहले आप बताइए कि काम आप लोगों का क्या क्या होता है, आप लोग क्या क्या करते हैं। कितना बड़ा एरिया आपके पास होता है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितनी जनता कवर होती है? जैसे अगर एक पीएचसी की हम बात करें तो 50 से 60 हज़ार जनसंख्या पर एक पीएचसी खुलता है। तो उसमें जैसे हम 5 एएनएम है, पाँचों को एरिया बांटा गया है। तो लगभग एक एएनएम के पास 9,000, 10,000, 12,000 की की आती आबादी है। एक एएनएम कवर करती है। ओह, तो एक एएनएम के अंडर में जैसे जितनी भी आशाएं होंगी उस एरिया में उनको कुछ कुछ पार्ट जो है बांट दिया जाता है। आशा, उसमें आशा भी होती हैं, तो लगभग आशा को 2,000, 2,500, 3,000 ऐसे पहुंचता है। तो इस तरीके से पूरे अलग अलग पार्ट में काम होता है। बनी रहती है। तो एक चेन बनी हुई है। जैसे आशा के पास 3-3,500 है तो एक एएनएम के पास 10-12,000 है, तो 4-5 आशाएं उस एरिया में कवर करती हैं। जी। इस तो तरीके से आशाएं भी आपके प्रति जवाबदेह होती हैं, आप जी, लोग हमारे अंडर ही काम हाँ, करती हैं। अच्छा। सारी आशा आशाएं हमारे अंडर होती हैं, बटी अच्छा। होती हैं सारी आशाएं। ओके, एरिया बटा है तो आशाएं बटी होंगी। जी बिल्कुल। तो जैसे हमारे पास जैसे मेरे जो एरिया होगा तो मेरे अंडर वो जो आशाएं होंगी उनका एरिया मेरे पास होगा और जो आशाएं उनकी होंगी तो आशाएं उनके एरिया के अंडर उनके आशाएं होंगी। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये आबादी इतना लोगों को आप कवर कर पाते हैं इजीली या फिर थोड़ा टफ पड़ता है? नहीं, इजीली वैसे कवर हो जाता है, हाँ। क्योंकि जनता थोड़ा सा जागरूक भी अगर है तो खुद भी आ जाती है। बाकी मोटिवेट करने के लिए आशा रहती हैं, तो ओके। आशा कर लेती हैं। अच्छा। और थोड़ा बहुत काम आंगनबाड़ियाँ भी हमें सपोर्ट करती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ वगैरह। तो लगभग ये कह सकते हैं कि हम कवर हो जाता है। जी। लेकिन कवर करना भी जो है जनता के हाथ में ही होता है। बिल्कुल। या तो जय जी, आपके पास कौन सा इलाका है, बताइए। मेरे पास तल्ली हल्द्वानी का एरिया है। जी, क्या आता है इसमें, कौन कौन सा क्षेत्र इसमें है? मेरा है मंडी से लेकर खन्ना फार्म तक, मंडी, मोरारजी नगर और बिहारी कॉलोनी, सुयाल कॉलोनी, खन्ना फार्म और तीन पानी तक का पूरा मेरा है। अच्छा, तो हर तरह का तबका इसमें रहता होगा वैसे। अमूमन मुझे लग रहा है कि ज्यादा थोड़ा सा लोअर और मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है यहाँ पर, है ना? हाँ, तो कितना जागरूक होते हैं, कितना आप मेहनत करनी पड़ रही है आपको अपने इलाके में? अपने इलाके की बात मैं करूँ तो मुझे ज़्यादा उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा एरिया है, लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो बाहर से लोग आए हुए हैं जैसे काम वाम करने के लिए, प्रवासी जो हैं, झोपड़ियाँ बनाकर रह रहे हैं, बटाई वाले हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है। आशाएं उनको मोटिवेट कर लेती हैं। और बाकी वो खुद ही आते हैं वैसे पूछने के लिए कार्ड लेके कि मैम कौन सा टीका लगना है हमारे बच्चे को, ये करना है वो करना है। तो हम इजीली कवर उनको मैं कर ले रही हूँ वैसे। अच्छा, तो टफ नहीं पड़ रहा है। जी। तो अब हम इससे के बाद जानेंगे कि कौन कौन से टीके इस योजना के तहत लग रहे हैं। तो मंजू जी के पास में आती हूँ। मंजू जी, आपके पास कौन कौन सा क्षेत्र मेरा है? एरिया ये मंडी गेट वाला मेडिकल कॉलेज वाला। इसमें तो दिक्कत नहीं होती क्योंकि इसमें नहीं दिक्कत भी है क्योंकि कुछ और जो एरिया है उत्तर उजाला वाला और सनी बाजार वाला ये एरिया मेरे पास है। अच्छा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आज एजुकेशन अच्छी है तो दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत वहां पर ज्यादा आती है क्योंकि अगर हम जो एजुकेशन होती है ना, कहीं पर मेरे पास 2 केस ऐसे आए। एजुकेशन अच्छी है, जॉब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं अपने बच्चे को। क्यों? उनको तो इंजेक्शन लगता है तो फीवर आएगा, जाहिर सी बात है। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो फीवर आएगा, पेंटा में आता है, बाकी तो नहीं आता है। अच्छा। नहीं, पेंटा में आता है फीवर। तो मैंने 2 फैमिली मैंने ऐसी देखी, अच्छी खासी एजुकेशन है उनके पास, अच्छी खासी जॉब है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं।
देखो दिक्कत तो हमें है, चाहे वो एजुकेशन है या मतलब नहीं है। टाल रहे हैं कि अब कर लेंगे, हाँ, अब कर अब कर लें, लेंगे। बच्चा बीमार है या बच्चा ऐसा है, डॉक्टर ने ओह। मना करा है, तो कोई डॉक्टर क्यों मना करेगा वैक्सीनेशन करने के लिए ना। अच्छा, कितना जरूरी लगती है वैक्सीन? बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन। हम्म। अब जैसे हमारे वहाँ जो वैक्सीन आ रही है गवर्नमेंट में, प्राइवेट से बढ़िया हमारे वहाँ वैक्सीन आती है। इतनी कोल्ड चेन में उसको मेंटेन करते हैं कि एक तो फ्री, सबसे बड़ी बात है फ्री, सारी वैक्सीन हमारे वहाँ फ्री लगती है। तो ये तो बहुत अच्छा बताया आपने कि वो वैक्सीन तो फ्री में लग रही है। और अभी हाल में मैं कुछ पढ़ रही थी अखबार में कि कुछ जो वैक्सीन कुछ नहीं लगती थी उन सबका मिलाकर एक डोज बनाई गई है। हाँ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, वो डोज है पेंटा, जिससे काफी लोग डरते हैं क्योंकि वो 5, उसका नाम पेंटा है, पेंटा मतलब 5 चीजें उसमें 5 मौजूद चीजें हैं। पड़ी होती हैं उसमें। हेपेटाइटिस है, टिटनेस है, डिप्थेरिया है, गलघोटू है और हिप है, ये 5 चीजें होती हैं उसमें। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हम एक इंजेक्शन लगाते उसमें उतना पेन नहीं होता, 5 इंजेक्शन लगाते तो कितना दर्द होता। उस ऐसी सबने सोचा और एक इंजेक्शन बना दिया तो थोड़ा सा हैवी होता है वो, तो इसलिए उसमें बुखार तो उसमें हाँ काफी उसी आता में होगा। उसी वही दिक्कत होता है, वो हैवी कितने बोलते हैं। साल में लगता है? वो लगता है 1.5, 2.5, 3.5 महीने में, मंथ में। अच्छा अच्छा। हाँ, 1.5 महीने में, 3.5 महीने में, ओह। और 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में। अच्छा, बस छोटे बच्चे के लिए बड़ी डोज छोटे हो गई बच्चे है। बड़ी डोज हो गई हाँ है। हाँ हाँ, ये चीज होती है। बाकी नई वैक्सीन भी हमारे वहाँ काफी आए हैं। जी। उसके जैसे बाद अभी तो आप शुरू से बता रहे हैं कि बच्चा पैदा होता है हाँ, तो पहला टीका जैसे उसको हाँ बीसीजी का लगता है। हाँ जैसे बच्चा पैदा हुआ तो अगर वो हॉस्पिटल में हुआ है पैदा, जैसे महिला, सपोज हमारे वहाँ महिला में ज्यादा होते हैं, तो उसको बीसीजी, सबसे पहले हेपेटाइटिस लगेगा, उसको पोलियो की डोज पी जाएगी उसकी, फिर उसको बीसीजी लगता है। उसको ये जन्म के तुरंत लग जाता है, 24 घंटे के अंदर उसको हेपेटाइटिस लग जाए। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लगता। बीसीजी 1 साल तक लग सकता है। अच्छा। हाँ, हेपेटाइटिस तुरंत लगता है? हाँ तुरंत लगता है। तो अगर ये लोग लगा पाते हैं इसको तुरंत? अगर वहाँ हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट वाले भी कुछ, जैसे मैंने जॉब किया प्राइवेट में, तो लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगाते हैं। और क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद बीसीजी लगता है 1 साल के अंदर अंदर हाँ, कभी भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर नहीं लगाया बीसीजी तो हमारे पास आते हैं कई बच्चे, हम लगा लेते हैं, हमारे पास अवेलेबल है वो दवाई जी। और फिर आते हैं हम 1.5 महीने में। 1.5 महीने में हमारे वहाँ जो वैक्सीन आती है पेंटा, ओपीवी आती है, रोटा वायरस आता है हमारे पास, ओरल वैक्सीन होती है, उसको पिलाते हैं। और फिर पेंटावैलेंट आता है, और उसके साथ एक और नई वैक्सीन आई है अभी 2021-22 में ही आई, वो पीसीबी करके, वो नमोनिया की। हाँ, अच्छा। वो भी लगाई जाती है। और एक पोलियो की आजकल वैक्सीन भी वैसे तो ओरल पोलियो पिलाते हैं और उसकी इंजेक्शन भी लगता है। अच्छा। FIPV करके बोलते हैं हमारे उसको। अच्छा, अच्छा। और वो 3 इंजेक्शन लगते हैं स्टार्टिंग में। यहीं पर दिक्कत हो जाती है कि हमारे बच्चे को 3 इंजेक्शन लग रहे हैं। ओह, ये कौन से महीने में लगते हैं 3? 1.5 महीने में। 1.5 महीने में? हाँ। एक तो पेंटा भी लगना है। हाँ, और पेंटा लगना है, पीसीबी लगना है और FIPV लगना है। ओके। हाँ, ये 3 1.5 महीने में लगना है। और ओरल पोलियो पिलाना है, रोटा वायरस पिलाना है। अच्छा। हर चीज के अपने अपने फायदे हैं। और ये सब पिलाने के लिए महिलाओं को क्या सेंटर में आना जरूरी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में? बहुत जरूरी है। अच्छा, वहीं पे लगेगा? हाँ, घर घर जाकर नहीं लगाएंगे? नहीं, घर घर जाकर नहीं लगेगा। या तो उनके वहाँ कैंप लगता है, आंगनबाड़ियों में कैंप लगते हैं, जैसे मंथली कैंप लगते हैं, हमारे वहाँ पे लगेगा। या तो फिर हमारे सेंटरों में आना पड़ेगा। हमारे वहाँ हर बुध और शनिवार को वैक्सीनेशन होता है। अच्छा। अब वहाँ पर दवाइयाँ जो आती है हमारे पास 10 से 2 बजे के बीच कभी भी आके आप लगा सकते हो, ऐसे लगता है। फिर आते हम 2.5 महीने में। 2.5 महीने में एक ही इंजेक्शन लगता है पेंटा, उसके साथ कोई इंजेक्शन नहीं लगता, लेकिन ओरल पोलियो पिलाई जाती है और रोटा वायरस पिलाया जाता है। फिर इसके बाद 3.5 महीने में आते हैं। 3.5 महीने में वही 3 इंजेक्शन, FIPV, पेंटावैलेंट बोलते हैं उसको, और पीसीबी, ये 3 इंजेक्शन लग गए। और रोटा वाला फिर दोबारा लगता है। हाँ, 3 डोज लगती है ना उसके। अच्छा, 3 डोज लगती है। हाँ, 3 डोज, 1.5, 2.5, 3.5 महीने में। अच्छा। ये 3 डोज लगती है उसकी, तो फिर कंप्लीट होता है, फिर नहीं लगता। फिर उसके साथ पीसीबी और FIPV भी लगता है, और रोटा वायरस पिलाया जाता है, और पोलियो, ओपन पोलियो पिलाई जाती है। हाँ, उसके बाद आते हैं हम 9 महीने में। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब हम 10वें महीने में आते हैं, तो उसके साथ हमारा लगता है विटामिन A पिलाई जाती है बच्चे को, और MR
इंजेक्शन होता है, मिजिल्स एंड रूबेला मिक्स कर दिया उसको। अच्छा। तो मिजिल्स और रूबेला उसको इंजेक्शन लगाते हैं। प्लस इसके साथ अब 2022 से 2023 से ही शुरू हुआ था वो FIPV, उसको भी लगाते हैं। इसकी डोज 3 कर दी थी, तो FIPV भी लगता है, प्लस PCV की 3rd डोज, बूस्टर बोलते हैं उसको, वो 3 लगते हैं। अच्छा। हाँ, तो 9 मंथ महीने से ये हो गया, ये भी 3 हो गया। फिर आते हैं 1.5 साल में, ये 15 महीने से 18 महीने के बीच में लगता है। उसमें लगते हैं 2 इंजेक्शन। उसमें लगता है एक तो MR लगता है, मिजिल्स रूबेला और डिप्टेरिया, वो इंजेक्शन लगते हैं, 2 इंजेक्शन लगते हैं। प्लस इसके साथ पोलियो, ओरल पोलियो पिलाई जाती है और विटामिन A पिलाई जाती है। अच्छा। और विटामिन A हर 6 मंथ में उसकी डोजें होती हैं। अच्छा। 5 साल तक पिलाई जाती है वो। 6 मंथ में उसकी डोज 1 डोज होती है, वो पिलाते हैं। फिर 5 साल में आते हैं, 5 साल में DPT बूस्टर लगाते हैं, प्लस पोलियो, प्लस विटामिन A। ओके। हाँ, वो पिलाते हैं। अच्छा। यहाँ तक के वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। उसके बाद हम 10 साल 16 साल ये बोलते हैं, तो उसमें टिटनेस लगता है। टिटनेस में आप तो लगाते ही हैं, जाहिर सी बात है। मेन जो हमारा वैक्सीनेशन है वो 5 साल तक का है। 5 साल तक का हर बच्चे को वैक्सीनेशन करना ही करना है। हाँ। अभी जो है ना किशोरियों के लिए जो आपका वाला वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर वाली, जो बचाव करती है, तो वो क्या उपलब्ध हो गई है सेंटर? नहीं मैम, ये होने वाली है। कुछ चीजें कोविड के कारण भी रुक गई। अच्छा, उसके लिए शायद कुछ खास जिले तय किए हैं या अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। इसका अभी आने वाला है, शायद आ जाएगा, इन फ्यूचर आने वाले हैं। कुछ वैक्सीन है, जैसे टाइफाइड है, इन चीजें की वैक्सीन भी आने वाली है हमारी गवर्नमेंट में। और क्या ना कहते हैं, हो सकता है कभी भी आ सकती है, है ना। अभी तो बहुत जरूरी है ना, क्यों सर्वाइकल कैंसर से बच्चियों का बचाव भी जरूरी है, और बाहर बहुत महंगी वैक्सीन भी है वो। और जब जैसे भी आएंगी तो सबसे पहले इनका कैंप लगेगा। जैसे MR आया था स्टार्टिंग में। अच्छा। 2017 के बीच 18 में जैसे आया था। मिजिल्स और रूबेला। हाँ, मिजिल्स रूबेला। पहले खाली M आया था, मिजिल्स लगता था। अच्छा। जब वो मिक्सअप हुआ, सबसे पहले हमने स्कूल कवर करे। तो उसमें क्या हुआ, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, इस स्कूलों में जितने बच्चे हैं, सब बड़े बच्चे छोटे बच्चे सबको लगवाया। 15 साल तक लगता था, लगाए तब, लेकिन अब तो 5 साल तक ही लगाना है उसको। तो तब लगवाए। जैसे अभी बीच में ऐसी योजनाएं भी आती रहती हैं हमारे वहाँ। अभी आई थी JEE की योजना आई थी, वो भी लगाए, सारे स्कूलों में जाके लगाया हमने। सारा वैक्सीनेशन हमने करा। किस चीज का था JEE? JEE वो दिमागी बुखार का। अच्छा। हाँ, वो हमारे, हाँ, वो हमारे वहाँ नहीं लगता है, प्रॉपर रूटीन में वैक्सीनेशन नहीं है। लेकिन उधम सिंह नगर में प्रॉपर रूटीन में वैक्सीनेशन है, तो वहाँ लगता है। वो लगता है 9 मंथ में MR के साथ, और 1.5 साल में MR सेकेंड बूस्टर के साथ। जी, वो लगता है, 2 डोज लगती है। कितनी सारी वैक्सीन आपने बता दी हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि सरकार में सरकारी इतनी वैक्सीन लगती है ना। और हम देख रहे हैं कि हर तीसरा बंदा जो है प्राइवेट में दौड़ लगा रहा है वैक्सीन के लिए, और कितना महंगी दर है वहाँ पर है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी तमाम ज्यादा से ज्यादा आबादी को जरूरत है कि हम इन प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं और वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं। तो फिर दोबारा फिर से आपके पास आते हैं। अब इसको लगाने में जो कुछ प्रैक्टिसेज हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उस पर हम बात करेंगे। जया जी, आप बताइए कि महिलाओं को लेकर क्या क्या वैक्सीन हैं? महिलाओं को क्या गर्भवती महिलाओं को लेकर ही होती है, या और महिलाओं को भी कोई वैक्सीनेशन होता है? नहीं, हमारे यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को ही हम वैक्सीनेशन करते हैं। प्रेगनेंसी का जैसे पता चलता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी जैसे कंफर्म हो जाती है उसको, तो पहला टीका लगाते हैं TD फर्स्ट। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर TD सेकंड लगाते हैं। 2 ही टीके लगते हैं महिला को। बाकी उसके अलावा फिर उसकी रूटीन जांचें होती हैं महिला अस्पताल में, या फिर हमारे PSC में भी हो जाती हैं। जो भी उसका ANC चेकअप है, या फिर जो भी अल्ट्रासाउंड कराना है, या फिर ब्लड की जितनी भी जांचें होती हैं, वो फिर हॉस्पिटल में होती हैं। लेकिन टीकाकरण के लिए हमारे पास वो 2 बार आती हैं। नहीं तो फिर हम 4 ANC चेकअप में 4 बार हम चेकअप करते हैं उसका। जो भी उसकी जांचें होती हैं वो हम नोट करके उसके कार्ड में भर देते हैं। अच्छा। तो टीकाकरण उसमें TD बूस्टर लगता है एक, वो भी जब बच्चा 1 वर्ष से कम का होता है तो TD बूस्टर 1 टीका लगता है, उसको बूस्टर डोज कहते हैं। क्योंकि जैसे गर्भवती पहले में उसको 2 टीके लग गए, लेकिन जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है अगर वो 1 साल के अंदर, तो फिर हम उसको 1 ही टीका लगाते हैं। TD बूस्टर कहते हैं उसको। ओके, अच्छा। तो बाकी महिलाओं को खुद आना पड़ता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, या आप लोग वहाँ भी जाते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो आती ही हैं, लेकिन हम उन्हें उन्हीं की आंगनबाड़ियों में, उनके सबसे नज़दीकी आंगनबाड़ियों में जाकर हम टीकाकरण करते हैं, तो वो वहाँ पर आ जाती हैं।
अच्छा, जब कैंप आप हाँ, लगाते होंगे। आउटरीच कैंप हम लगाते हैं। तो हर आंगनबाड़ी में, जैसे मैं अगर तल्ली हल्द्वानी की बात करूँ तो मेरे एरिया में 5 आंगनबाड़ियाँ पड़ती हैं। तो वो अपनी अपनी आंगनबाड़ियों में आकर अपने उनके आशा के द्वारा, जबकि आज मैम आई हैं, कैंप लगा हुआ है, तो गर्भवती महिला वहाँ पर आकर कैंप में टीका लगा लेती है। मतलब उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो PHC जाएँ। हम उन्हें उन्हीं के घर तक ही, समझिए उसे घर तक ही टीका लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी घर बात के है। आसपास, मतलब जो आंगनबाड़ी बहुत नज़दीकी आंगनबाड़ी होती है, वहाँ पर आकर टीका लगाती हैं वो। तो क्या क्या दिक्कतें गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती हैं? कोई कुछ नए तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, या एनीमिया की जैसे कि एक सदाबहार कमी रहती है, हाँ, तो उसका क्या रेशियो है अभी? हाँ, गर्भवती महिलाओं में कॉम्प्लिकेशन तो काफ़ी होती हैं, क्योंकि ये गर्भ धारण करना है महिला के लिए एक आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी अगर उसको कंफर्म होती है, या फिर उसके प्रेग्नेंट मतलब बच्चा कंसीव कर लेती है, तो वहीं से उसको स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, या फिर उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो वहीं से वो परेशान हो जाए, उसका मूड स्विंग होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोन जो है डिस्टर्ब होते हैं बॉडी के, तो चिड़चिड़ापन आना, ये सब चीज़ें होती हैं। भूख नहीं लगेगी, उल्टी करने लगेगी, तो वो सब चीज़ें किसी हैं। खास चीज से एलर्जी हो जाना। हाँ, किसी खास चीज़ से एलर्जी हो जाना, कि मुझे प्याज से बदबू आ रही है, या फिर रोटी से बदबू आ रही है, या फिर ये आ रहा है, तो वो सारी परेशानियाँ महिला में आने लगती हैं। इसके अलावा फिर खून की कमी अगर महिला में है, तो फिर उसे चक्कर आएंगे ही आएंगे, BP डाउन रहेगा, या फिर कभी कभी महिला में अगर हम कहें तो कुछ खास महिलाओं में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि स्पॉटिंग हो जाना, या फिर वो तो कुछ उसके प्लेसेंटा की वजह से भी हो जाए। हाँ, नॉर्मल सी बात है आजकल ना, जैसे हम हाँ, लोग फील्ड में काम करते हैं ना, तो हमें क्या ये चीजें काफी दिखने को मिल रही है। चाहे महिला काम करे या नॉर्मल घर पे भी रहे, या बाहर काम करे, या मतलब जैसे ट्रैवलिंग करे या ना करे, तो ये चीज ब्लीडिंग आना बहुत कॉमन बात हो गई है आजकल। मतलब ज्यादातर महिलाओं को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। एक इंजेक्शन आता है, हाइड्रोकोलेस्टेरोन का इंजेक्शन आता है रोकने के लिए, वो लगाना ही पड़ रहा है। जो घरेलू महिलाएं भी हैं, हाँ, जैसे कई बार लोग लॉजिक दे देते हैं ना कि भाई स्कूटी चला रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, नहीं, नॉर्मल सी महिलाएं नॉर्मल घर पे आराम करने वाली महिला में भी ये कॉम्प्लिकेशन आने लगी है आजकल। तो क्या कारण आप मानती हैं इसका? क्या वजह? खान पान, हमारा खान पान और प्लस टेंशन, अगर हम बोले सबसे बड़ी बात टेंशन। जैसे प्रेगनेंसी आती है तो वो सोचने लगती है अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी, सीजर होगा, नॉर्मल होगा, और घरेलू जो भी परेशानियां होती हैं उसको भी वो अपने सर पे बिठा के ले लेती हैं महिलाएं। तो कहीं ना कहीं हार्मोन डिसबैलेंस पूरा हो जाता है। पहले के टाइम का खाना और आज के टाइम के खाने में, भोजन के बारे में तो बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो ला रहे हैं वो पूरा यूरिया एक तरह से डली है तो उसमें, उसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद ये प्रॉब्लम्स महिला में आती हैं, है ना। और बाकी ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा? काम का प्रेशर है, या फिर किसी और चीज़ का टेंशन है, तो उससे ब्लड प्रेशर या अप होगा या डाउन होगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही चलेगा। जैसे अब आजकल देखा जाए तो महिलाओं में मोटापा भी थोड़ा सा एक फैक्ट है कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं काम करती हैं, ठीक है, वो तो लगभग देखा जाए तो हेल्दी रहती हैं। जो नहीं करती हैं, बहुत कम काम करती हैं घर में, तो उन्हें भी यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट नहीं करती है, तो उससे उनका हार्मोन्स लेवल अच्छा नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महिला में आने लगेगी। तो थोड़ा सा रूटीन चेकअप अगर वो करे, योगा करे, व्यायाम करे, अपना जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में किए जाते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा खान पान, अच्छा डाइट ले, अपना टाइम टू टाइम रूटीन से डाइट ले, नाश्ते के टाइम नाश्ता करना है, डिनर लंच जो भी टाइम है उसका, ये नहीं कि लंच हमारा जो है शाम को 4 बजे हो रहा है और सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा 12 बजे हो रहा है, तो वो फिर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। तो ये सारी सलाह आप उन लोगों को देते होंगे। और फैमिली से कितना सपोर्ट मिल पाता है महिलाओं को? फैमिली से, कुछ फैमिलीज तो बहुत ज़्यादा इतनी सपोर्टिंग होती हैं कि वो हर चीज़ के लिए तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि नहीं, हमारे बच्चे तो ऐसे हो गए थे, तुम्हारे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। वो मैं ये नहीं कह सकती कि दोनों चीज़ें अभी भी हैं हमारे उसमें। और महिलाएं आजकल
खुद ही भी काफ़ी सर्च कर ले रही हैं यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर रही हैं, ये नहीं वो नहीं, तो कहीं कहीं ना कहीं उससे उनको और प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। उससे एक फ़ायदा है तो नुकसान भी है। उससे डिप्रेशन ज़्यादा भी सोच बढ़ ले रहा है रही हैं, फिर उन चीजों से। ज़्यादा सोचती हैं कि यार ये ऐसा दिखा रहा है, ये ऐसा दिखा रहा है, नॉर्मल को भी वो अब नॉर्मल समझने बैठती हैं। कहीं न कहीं मतलब गूगल सर्च से फ़ायदा भी है उन्हें, तो फिर नुकसान भी है। बिल्कुल। अगर उनको अल्ट्रासाउंड करना हो तो क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है? नहीं पीएचसी में नहीं नहीं है। हो पाएगा। तो सुशीला फिर तिवारी है या फिर सरकारी फीमेल जो भी हॉस्पिटल है, बेस है, वहाँ पर हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड कब कब करना होता है? अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के जैसे कंफर्म होती है उसके बाद तो एक बार इससे करना ही होता है। उसके बाद फिर एक 2.5 5 महीने में सबसे बढ़िया होता है। और क्योंकि हार्ट बीट आती है। टीबीएस कराओ तो 2.5 महीने में सबसे बढ़िया होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ वगैरह जो भी फंक्शन होते हैं वो पता चल जाता है कि बच्चे की क्या कंडीशन है। अगर बच्चे को रखना है तो सब पता चल जाता है उसमें। अगर कोई दिक्कत है वो भी पता चल जाता है। तो मेरे हिसाब से 2.5 महीने में सबसे बढ़िया है, वो भी टीबीएस। हाँ, उसके बाद आता है 4.5 महीने में या 5 महीने में ऐसे आता है वो कराने का। और फिर एक अल्ट्रासाउंड आता है 8.5 महीने में कि बच्चा नॉर्मल होगा या ऑपरेशन होगा, जो भी कोई दिक्कत तो नहीं है नाल हाल करने के लिए। 3 तो बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी किसी को ब्लीडिंग हो जाती है या कभी किसी को बच्चा नहीं घूम पाता है, तो उस कंडीशन में हमें अल्ट्रासाउंड करना ही पड़ता है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आजकल तो बहुत अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। नहीं, 2 से 3 अल्ट्रासाउंड काफी है। तो उसका भी बुरा असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है। उसकी जो किरणें होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो बच्चे पे पड़ती हैं, वो दिक्कत करती हैं। और क्या कहते हैं, जो मेन जो अल्ट्रासाउंड है वो 3 ही हमारे हिसाब से तो 3 ही कराने चाहिए। नॉर्मल डॉक्टर भी बोलते हैं वही 3। अगर दिक्कत है तो ही कराते हैं कोई, बाकी कोई नहीं बोलता है कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो मुझे लगता है काफी बातें हो गई, बातचीत तो बहुत है। अभी हम लोग देखो, बच्चा पैदा होता है उसके बाद महिला को एक तरह से बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। उसके बाद की भी एक हेल्थ है। बच्चेदानी भाई अपनी जगह से थोड़ा हिली है, मूव हुई है, तो उसको अपनी जगह पे फिट लाना है, या और क्या क्या इश्यूज हैं उसको अब बाद में कितने साल बाद तक चेकअप कराना चाहिए। तो पोस्ट जो डिलीवरी की जो उसकी हेल्थ है उस पर भी हम एक एपिसोड में बात करेंगे। जी मैम, बिल्कुल। और उसके अलावा फिर और भी बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। तो मुझे लग रहा है आज की बातचीत काफी हो चुकी है ना। हमारी बहनें जो तमाम सारे लोग जो हमारे सुन रहे हैं वो थोड़ा सा जागरूक हुए होंगे कि कौन कौन से टीके बच्चों के हैं, कौन सी महिलाओं के हैं, और क्या क्या करना है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना कीमती वक्त अपनी फील्ड का निकाल कर आज आपका हक भी है आना, आपको आना भी चाहिए, है ना, क्योंकि रेडियो के जरिए एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा जाता है। तो बहुत शुक्रिया मंजू जी, जया जी, आप दोनों का ही थैंक यू मैम। कोई संदेश हो तो आप बोल दीजिए बहनों के लिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने स्वास्थ्य में ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो तभी आप अपने बच्चे, अपने परिवार को देख पाएंगे। सॉरी। तो क्या कहते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को भी देख पाएंगे और सभी को देख पाएंगे और टेंशन फ्री रहेंगी, सब कुछ बढ़िया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जया जी, आप हमारे पुरुष जो साथी लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देंगी, या फैमिली के जो इन लॉज वगैरह हैं? जो फैमिली के इन लॉज है, मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा सा सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। प्रेग्नेंट अगर वुमेन है तो उसको मानसिक सपोर्ट की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ही अगर वो स्वस्थ है तो तभी उसके पेट में उसका बच्चा भी स्वस्थ है। बिल्कुल, जो आपकी वही अगले आपका वंशज है, आपकी जनरेशन को आगे क्योंकि बढ़ाएगा। उसमें ये होता है कि उनके हार्मोन्स बहुत डिसबैलेंस हो जाते हैं। अगर कोई चेंजेस होता है, जैसे सपोज मानो एक कोई अभी न्यू मैरिड शादी हुई है उनकी, वैसे हार्मोन्स उनके चेंज है, फिर बाय चांस वो कंसीव हो गया, फिर हार्मोन्स फिर चेंज है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी कोई नहीं समझता है। नहीं उसका हस्बैंड समझता है, ना उनकी फैमिली समझती, कोई समझना ही नहीं चाहता। फिर कहते ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही, कोई ये नहीं सोचता कि वो क्यों कर रही है। वो अपने उससे थोड़ी करेगी, उसके हार्मोन्स करवा रहे हैं उससे। अगर उसे मेंटली चिड़चिड़ी है, गुस्सा है या कोई दिक्कत है, तो ये तो आज तक तो समझा ही नहीं जाता था। अब थोड़ा महिलाएं बोल रही है तो हो सकता है अब थोड़ा असर पड़े। तो यहाँ तक मैं एक बात और बोलूंगी, यहाँ तक कि जब एक लड़की को पीरियड होता है ना, पीरियड्स में भी उसका हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, और वहाँ पर भी उसे बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, कि वो कैसा बिहेव कर रही है, वो कैसे रह रही है, या फिर कैसा उसका हेल्थ है,
उस पर भी डिपेंड करता है उसका बिल्कुल। और हार्मोन। एक ऐसी चीज है कि जो हर महीने होनी है। हर महीने होनी है, तो कितना उस चीज दर्द को होता है। समझने की भी जरूरत है हमारे समाज को। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू मैम। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। तो दोस्तों, आप सब ने इन बातचीत को सुना, अगर पसंद आई हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ सवाल पूछने हो, कुछ बुरा लगा हो, सब कुछ बताइएगा, अपना फीडबैक लेकिन जरूर दीजिएगा। हमारा हेलो हल्द्वानी नाम से यूट्यूब चैनल है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जया जी और मंजू जी के साथ में अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।